हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2022 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में। दूसरा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले ये 82, फिर 84 यानी तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति की लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो होती है वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसके विषय में कुछ और संबंधित जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि जो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इस समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। इस समिति में कोई भी मंत्री जो कैबिनेट में मंत्री है वो इसके लिए पात्र नहीं होता है। और इसका जो कार्य है इस समिति का वो सरकारी व्यय की जांच करना। दूसरा है प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। ये संसदीय समितियों में ये सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे सभी लोकसभा से होते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। अब हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में दिया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। इन कैग को राष्ट्रपति द्वारा ही नामित किया जाता है और इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और इनका जो इन पे महाभियोग लाया जा सकता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए अगर इसका प्रस्ताव जो है वो लोकसभा के भीतर अगर आ रहा है, लोकसभा के भीतर आ रहा है तो 100 सांसदों के द्वारा, और अगर राज्यसभा में आता है तो ये 50 सांसदों के हस्ताक्षर से ये प्रस्ताव सभापति को सौंपा जाता है। यानी राज्यसभा में सभापति को सौंपा जाएगा और लोकसभा में स्पीकर को सौंपा जाएगा। अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो एक 3 सदस्य की एक समिति बनती है। उस 3 सदस्य में कौन कौन होता है? एक एक होते हैं कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश होगा। दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होगा, यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक। और तीसरा कोई भी विधिवेत्ता को इस समिति में रखा जाता है। ये जो 3 सदस्यीय समिति होती है ये उस पे कदाचार जो भी रहता है उसकी जांच करती है। अगर जांच में उस स्थिति को सही पाया जाता है तो फिर ये समिति एक रिपोर्ट बना के अपना उसको सौंप देती है जहाँ पर ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो वो उसके बाद वो जो संसद या तो लोकसभा या राज्यसभा उस प्रस्ताव को फिर विशेष बहुमत से पारित करती है। विशेष बहुमत से उसको पारित करती है। विशेष बहुमत में होता क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या जो रहती है उसका 1/2, यानी ये दोनों होना चाहिए तब विशेष बहुमत होता है। तो एक जो सदन इसको पारित करता है दूसरा सदन भी इसका विशेष बहुमत से ही अनुमोदन भी करता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये प्रस्ताव जाता है और उस न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। उसी तरह नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ये अभिकथन तो सही है। और दूसरा है कारण इसका दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये भी कारण भी सही है, यानी इसका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में है। ठीक।
चौथी अनुसूची जो है वो राज्य विधान परिषदों में स्थान का आवंटन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है। और आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये हो जाएगा, ये ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें भी। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1957 में, तो इसका ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। अशोक मेहता का 1977 में, ये भी सही है। एम एल सिंघवी के लिए ये तीसरा हो जाएगा। और पी के थुंगन समिति 1988 में, इसका यानी ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको आप याद कर सकते हैं, पंचायती राज के लिए 5 समितियां महत्वपूर्ण हैं। बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 57 में, अशोक मेहता समिति जिसका गठन 77 में, और जी के राव समिति जिसका गठन 85 में, और एम एल सिंघवी समिति जिसका गठन 86 में, और पी के थुंगन समिति जिसका गठन 88 में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वो कौन सी समिति थी जिसने, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत, एक जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत होती है, तो इसके जगह पे सिर्फ दो दो का ही प्रस्ताव दिया था। तो वो अशोक मेहता समिति जिसको 1977 में गठित किया गया था, इसने जिला पंचायत और खंड पंचायत, जिला पंचायत और खंड पंचायत के प्रावधान को अपने रिपोर्ट में बताया था। अगला प्रश्न है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया। तो ये 1996 में पारित किया गया। ये जो कानून था ये अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 पंचायत राज अधिकारिता से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 11वीं विधानसभा, 7वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा या 9वीं विधानसभा। तो इसमें पहले हम विधानसभा आज तक जितनी गठित हुई है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहली विधानसभा 52 से लेकर 57 तक थी। दूसरी विधानसभा 57 से 62 तक। तीसरी 62 से 67 तक। चौथी जो थी वो 67 से लेकर 70 तक थी, जिसमें जो कांग्रेस थी उसका 2 भाग में बढ़ गई थी। एक आईएनसी आई थी और एक आईएनसी आर हो गई थी। पांचवी जो लोकसभा थी वो 71 से लेकर 77 तक थी, जिसमें ही 75 में 25 जून के दिन इमरजेंसी को लागू किया गया था। 77 में उसको हटाया गया था। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी। वो सरकार 3 साल चली, यानी छठवीं जो लोकसभा थी 70 से 80 तक, 80 से 84 तक। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात कुछ दिन चली और इसके बाद ये भंग हो गई थी ये लोकसभा। इसके बाद 84 से लेके 89 तक। उसके बाद 89 से 91 तक 9वीं। उसके बाद 10वीं थी 91 से 96 तक। और 96 से 98 जिस समय गठबंधन सरकारों का दौर चला, ये 96 से लेकर 98 वाला समय था। 12वीं लोकसभा 98 से 99 तक। 13वीं 99 से 2004 तक। 14वीं जो लोकसभा थी वो 2004 से 2009 तक। फिर 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 तक। 16वीं 2014 से 19 तक। और 17वीं 19 से लेकर 24 तक। और इस समय जो हमारी वर्तमान में लोकसभा है वो 18वीं लोकसभा है, जो 2024 से अभी वर्तमान तक है। तो इसमें जो ये 7वीं दिया गया है, इसका जो ये चुनाव वर्ष है वो सही नहीं है। 7वीं का यहाँ पे देखिए, 7वीं का 80 से लेकर 84 तक था, यानी 80 में चुनाव हुए थे। ये 82 ये गलत दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 69वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। गोलकनाथ में, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो केशवानंद भारती। इसी केशवानंद भारती केस में ही संविधान की मूल संरचना की अवधारणा दी गई थी। ये जो केस है, इसका जो फैसला आया था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। अच्छा, एक इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है कि 24 अप्रैल ही 1993 को हमारा जो 73वां संविधान संशोधन था वो लागू हुआ था।
तो इसीलिए हम 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं कि इसमें 13 जजों की बेंच थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। इसका जो निर्णय आया था केशवानंद भारती केस का, वो 7-6 से निर्णय था, यानी 7 जजेस पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। इसमें जो मूल संरचना की अवधारणा दी गई थी, उसमें मूल संरचना में क्या-क्या माना जाता है कि हमारे संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति का पृथक्करण यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का अलग-अलग पृथक्करण, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभु का मतलब है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में स्वतंत्र होना, ठीक। संसदीय प्रणाली कि हमारे यहाँ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें जनता अपने नेता को चुन के भेजती है और वो वहाँ पे जाके एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, हमारे यहाँ जो भाग 15 में दिया गया है, आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक, ठीक, इत्यादि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला है उसमें प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, दूसरा राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसमें ये जो सी वाला है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 49 के में ये दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें जो नीलम संजीव रेड्डी थे, इनका जो चुनाव भी हुआ था वो मतलब चुनाव नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। इसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जिसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और हमारे मूल कर्तव्य में भी जो भाग 4 ए है, उसमें आर्टिकल 51 ए यानी माता पिता का कर्तव्य है कि 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ये संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा। संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके किया जाता है। ये अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ये राज्य, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2022 में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो ये रमेश तावड़कर, ये गोवा के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कुलतार सांधवान, ये पंजाब के। टी सत्यव्रत, ये मणिपुर के। और रितु खंडारी, ये उत्तराखंड के, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। अगला है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है ट्रेड यूनियन और दलीय संबंधता के बीच में। तो भारतीय मजदूर संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दलीय संबंधता रखना है, यानी ए का ऑप्शन, ये बी वाला सही है। इसको सिर्फ इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको पहला ऑप्शन ही पता है तो यहाँ पहले ऑप्शन में देखिए ये 4 है, तो बाकी आपको यहाँ पे अगर आपको ये पहला पता ही है कि अगर भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से दलीय संबंधता है, तो आपको बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक में यही एक 4 दिया गया है। दूसरा है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, इसकी संबंधता जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
इसकी जो दलीय संबंधता है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उनके क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, ये हमारा भाग एक में दिया गया है। ये हमारा भाग एक में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिया गया है, यानी 4 का में दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, जिसमें आर्टिकल आपका 5 से लेके 11 तक दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जहाँ पे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। भाग एक में जो है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, यानी पहला हो जाएगा 1, उसके बाद आपका ये नागरिकता 2 यानी फर्स्ट थर्ड, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 और 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी इसका ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राज्य है और विधानसभा की सदस्य संख्या दी गई है, तो यहाँ पे गोवा 40, उत्तराखंड 70, मणिपुर का यहाँ पे गलत है। मणिपुर में जो विधानसभा के सदस्य संख्या है वो 62 नहीं है, 60 है, और उत्तर प्रदेश में 403 है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक और चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या 31 है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।